तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग उत्तल तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। यानी पहले हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कितने कंडीशन में बनता है, कितने प्रकार से बनता है, आभासी कब बनता है, वास्तविक कब बनता है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, उसमें कितने कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है, वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो इसको हम बारी बारी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कौन सी, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के कंडीशन में बन सकता है, कहाँ कहाँ वस्तु को रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब 6 तरह से बन सकता है। कितने तरह से, 6 तरह से, ठीक है। वस्तु को हम लोग 6 तरह से रख सकते हैं। पहला कहाँ पर वस्तु रख सकते हैं, एक बार अनंत पे वस्तु हो सकता है, ठीक है। एक बार कहाँ पर हो सकता है, अनंत पे। एक बार अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में हो सकता है, 2 कंडीशन हो गया। एक बार वस्तु को सी पे रखेंगे यानी वक्रता केंद्र पे रखेंगे, 3 कंडीशन हो गया। एक बार वस्तु को सी और फोकस दूरी एफ के बीच में रखेंगे, ठीक है, 4 कंडीशन हो गया, ठीक है। एक बार वस्तु को फोकस बिंदु पर रखेंगे यानी एफ पे रखेंगे, 5 कंडीशन हो गया। एक बार वस्तु को फोकस बिंदु एफ तथा ध्रुव के बीच, ठीक है, नहीं दर्पण के बीच बोली या फिर दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे तो इस कौन सा कंडीशन हो जाएगा, 6ठा कंडीशन, ठीक है। देखिए 6 कंडीशन में वस्तु को रख करके हम यहाँ पर प्रतिबिंब बना चुके हैं, ठीक है। इसको इसलिए पहले से बना देते हैं ताकि यहाँ पर ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। टाइम की बचत करने के लिए यहाँ पर प्रतिबिंब हम बना दिए हैं, ठीक है। बस इसको समझाना भर है, आप लोग को भी बनाना आ जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। चलिए पहला कंडीशन देख लीजिए, वस्तु पहले कहाँ पर रखे हैं, अनंत पे, ठीक है। अच्छा बताइए अनंत मतलब बहुत दूर, वस्तु कहाँ पर है, बहुत दूर है, ठीक है। अब बहुत दूर है फिर भी यदि उस वस्तु को आप देख पा रहे हैं, इसका मतलब वस्तु बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तभी तो वहां से प्रकाश आ रहा है, आपके आंखों पे पड़ रहा है, आपकी आंखों पे, ठीक है, प्रतिबिंब बन रहा है उसका, तो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब वस्तु जब अनंत पे रहता है तो बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। उसी तरह देखिए पहला कंडीशन में, ठीक है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे, ठीक है। यानी इधर मान लीजिए सब कौन सी है, अनंत है, तो अनंत पे बहुत बड़ा वस्तु होगा, वहां से देखिए कुछ प्रकाश की किरणें आएंगी, ठीक है। चलिए कुछ प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी एक प्रकाश की किरण देखिए ऊपर से आ रहा है, एक तो इधर से भेज दिए, नीचे से भेज दिए, ठीक है। आप लोग दोनों को ऊपर से भेज सकते हैं इससे, ठीक है, कहीं से भी भेज दिया, ठीक है। लेकिन देखिए दोनों प्रकाश की किरण कैसे आ रही है, मुख अक्ष के समांतर आ रही है, ठीक है। अब हम जब प्रतिबिंब बनाने का नियम पढ़ा रहे थे उसमें बताए थे कि मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रत्येक प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु एफ से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यो मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, एफ से। ये भी मुख अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, एफ से जाएगी, ठीक है। इसका मतलब देख रहे हैं जो भी प्रकाश की किरण आ रही है दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कहाँ काट रही है, एफ पे काट रही है ना। हम लोग पढ़े थे जहां परावर्तन के पश्चात 2 प्रकाश किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस बिंदु एफ पर। यानी पहले कंडीशन में जब वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, एफ पर। एफ पर देखिए बहुत छोटा सा एकदम बिंदु के जैसा प्रतिबिंब बना, का मतलब जब वस्तु बहुत बड़ा रहेगा अनंत पे उसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर, फोकस पे, वो भी कैसा एकदम बिंदु जैसा छोटा बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति तो वस्तु अनंत पे है, प्रतिबिंब की स्थिति तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस पे बना है, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वस्तु का आकार, अच्छा अनंत पे वस्तु बहुत बड़ा रहा होगा ना तो वस्तु का आकार बहुत बड़ा, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा सा प्रतिबिंब देखिए यहाँ पर बना का, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा हो जाएगा एकदम बिंदु जैसा, ठीक है। अब एक चीज और लिखना पड़ेगा हम लोग को कि प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा है, आभासी है कि वास्तविक है। तो आभासी कब बनता है, जब यानी वास्तव में 2 प्रकाश किरणें आपस में नहीं काटती हैं, यानी एक दूसरे को नहीं काटती हैं तो आभासी बनता है। जब एक दूसरे को वास्तव में काटेंगे तो वास्तविक बनेगा। यहाँ पर देखिए दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को वास्तव में काट रही हैं, का जब वास्तव में काट रही है इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। एक चीज और बताए थे, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति में वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है। वास्तविक तथा कैसा हो जाएगा, उल्टा, ठीक है। यानी एक बार इसको फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं, जब वस्तु अनंत पे रहेगा प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, ठीक है। वस्तु बहुत बड़ा रहेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। अब प्रतिबिंब का जो प्रकृति रहेगा वास्तविक तथा कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। चलिए अब बताइए वस्तु तो अनंत पे हो गया, अब वस्तु को और पास लेके आएंगे,
ठीक है। और पास लेकर आएंगे तो इधर अनंत है, इधर कौन सी वक्रता केंद्र सी, तो अनंत और सी के बीच में रहेगा ना, एक बार तो अनंत पे रख दिए, एक बार अनंत से और पास लाएंगे और सी से थोड़ा सा पहले में यानी थोड़ा सा दूर रहेगा उधर, ठीक है। यानी वस्तु दूसरा कंडीशन में कहाँ आएगा, अनंत और सी के बीच में। देखिए दूसरा कंडीशन यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। यानी वस्तु इधर कौन सी अनंत है, इधर कौन सी सी है, तो वस्तु को कहाँ पर रखे हम लोग, अनंत और सी के बीच में। अब देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है। वस्तु देखिए यहाँ पर रखे हैं, यहाँ से एक प्रकाश निकले मुखज के समांतर, तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। हम लोग पढ़े हैं मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती हैं, फोकस से, ठीक है। तो ये प्रकाश देखिए यहाँ से निकला, ये कहाँ से होके गया, फोकस से गया। तथा प्रतिबिंब बनाने के नियम में हम लोग एक नियम और पढ़े थे, यदि कोई प्रकाश की किरण सी से जा रही है तो टकरा कर उसी रास्ते वापस चली जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से जाएगा तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग द्वारा वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए वो वाला नियम लग रहा है, ठीक है। यानी एक प्रकाश देखिए यहाँ से निकला है, सी से होकर के गया, दर्पण पे पड़ा, यहाँ टकराने के पश्चात फिर वापस लौट गया, यानी सी से गया, टकराने के बाद सी से वापस लौट गया। अब यहाँ पर देखिए हाई जो प्रकाश किरण आ रही थी परावर्तन के पश्चात इधर से जा रही है, हाई और परावर्तन के बाद इधर से जा रही है, दोनों एक दूसरे को काटेगा परावर्तन के पश्चात ही, ठीक है। परावर्तन के बाद यहीं पर काट रहे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, यहीं पर बन गया। देखिए यानी प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सी और एफ के बीच में, यानी कौन सी वक्रता केंद्र सी और फोकस दूरी एफ के बीच में बन गया, ठीक है। यानी लिखेंगे जब वस्तु अनंत और सी के बीच में रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, सी और एफ के बीच, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। एक चीज और देखिए, वस्तु बड़ा है ना, प्रतिबिंब छोटा सा बना, लिखेंगे वस्तु का आकार तो बड़ा, लेकिन प्रतिबिंब का आकार तो कैसा हो गया, छोटा हो गया। वस्तु बड़ा है, प्रतिबिंब छोटा है। और लिखेंगे प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रतिबिंब का प्रकृति लिखेंगे। अच्छा बताइए वास्तव में काटा का आभासी है या फिर काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में काटा है ना, जब वास्तव में काटा तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। देखने पर भी पता चल रहा है प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। देखिए वस्तु सीधा, प्रतिबिंब कैसा बन गया, उल्टा बन गया। यानी दूसरा कंडीशन हो गया कौन सी, वस्तु जब अनंत और सी के बीच में रहेगा, प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो रहेगा वस्तु से छोटा रहेगा, वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा कंडीशन हो गया। अब वस्तु को और पास लेके आते हैं, और पास लेके आएंगे, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देख लीजिए क्या बनता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर अभी तो देखिए अनंत और सी के बीच में था, अब और पास लेके आएंगे तो कहाँ पर वस्तु चल जाएगा, सी पर, यानी वस्तु कहाँ चला गया, सी, यानी वक्रता केंद्र पर। अब देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यहाँ देखिए एक वस्तु रखें, यहाँ से मुखज के समांतर एक प्रकाश गई, परावर्तन के पश्चात देखिए कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। दूसरे प्रकाश को देखिए हम लोग फोकस से भेज रहे हैं। एक नियम और बताया था प्रतिबिंब बनाने के नियम में, यदि कोई प्रकाश किरण फोकस से जा रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुखज के समांतर निकलेगी। देखिए एक प्रकाश यहाँ से निकला, ऐसे निकला फोकस से, दर्पण पर पड़ा, ये कैसे निकलेगा, मुखज के समांतर। ऐठो मुखज के समांतर निकला था तो कहाँ से आ रहा है, फोकस से आ रहा। देखिए परावर्तन के पश्चात दोनों एक दूसरे को यहीं काट रही है, कहा प्रतिबिंब यही बनेगा, वास्तव में काट रहे हैं, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रतिबिंब बना, कहीं वस्तु देखिए जहां वस्तु रखे थे वहीं प्रतिबिंब भी बन गया, यानी वस्तु सी पर था तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन गया, सी पर बन गया। वस्तु जितना बड़ा था प्रतिबिंब भी उतने बड़ा बना, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वस्तु की स्थिति, तो वस्तु की स्थिति लिखेंगे वक्रता केंद्र यानी सी पर, प्रतिबिंब की स्थिति भी कहाँ पर हो गया, सी पर, ठीक है। लिखेंगे वस्तु का आकार तथा प्रतिबिंब का आकार दोनों आपस में क्या है, बराबर। देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकृति में क्या लिखेंगे, वास्तविक बना, ठीक है, तथा उल्टा बना, और वस्तु के बराबर बना, ठीक है। वास्तविक तथा उल्टा इसका प्रकृत हो जाएगा। तीसरा कंडीशन हो गया कौन सा, ये तीसरा। वस्तु को कहाँ रख दिए, सी पर। अब वस्तु को थोड़ा सा और पास ले जाएंगे दर्पण के, ठीक है, यानी सी और किसके, एफ के बीच में, ठीक है। तो चौथा कंडीशन देखिए यहाँ पर बना है, जब वस्तु कहाँ पर है, इधर सी है, इधर कौन सी है, एफ। सी और एफ के बीच में देखिए छोटा सा वस्तु रख दिए हैं, ठीक है। कितना बड़ा रखिए इससे कोई मतलब नहीं है, थोड़ा छोटा से ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए एक प्रकाश से आ रहे हैं मुखज के समांतर, कहाँ से जाएगी, फोकस से। देखिए फोकस से गया कहाँ, मुखज के समांतर जाएगा तो कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा, ये नियम का आता है। दूसरा प्रकाश देखिए इसी का उल्टा, यदि फोकस से जाएगा तो मुखज के समांतर हो जाएगा, फोकस से होकर के जाएगा तो मुखज के समांतर। दोनों एक दूसरे को देखिए यहीं पर काट रहा, कहाँ काट रहा, इधर कौन सी है, सी, इधर कौन सी है, अनंत। इधर अनंत रहता ना, तो अनंत और सी के बीच में प्रतिबिंब बना। वास्तव में काटा इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। लिखेंगे वस्तु की स्थिति
तो वस्तु देखिए सी और एफ के बीच में, वस्तु कहाँ है सी और एफ के बीच में, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन गया सी और अनंत के बीच में, सी और अनंत के बीच में, ठीक है। लिखेंगे वस्तु का आकार छोटा है लेकिन प्रतिबिंब का आकार बड़ा है। देखिए वस्तु छोटा सा था, प्रतिबिंब बड़ा सा बन गया, यानी अब यहाँ प्रतिबिंब क्या बनने लगा, बड़ा बनने लगा, ठीक है। लेकिन प्रतिबिंब वास्तविक बना है तथा उल्टा बना, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा भी होता भी है, ठीक है ना। चलिए ये कौन सा कंडीशन हो गया, चौथा कंडीशन हो गया। अब चलिए पांचवा कंडीशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब बताइए वस्तु को तो यहाँ तक लेके चले आए हैं, अब और पास लेके आएंगे तो कहाँ पर आ जाएगा ये फोकस पे, वस्तु कहाँ पर आ गया फोकस पे, यानी फोकस बिंदु एफ पर। अब देख लेते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। जब वस्तु एफ पर रहेगा, एफ है ना, यहाँ पर एक वस्तु रखे हैं, यहाँ से एक मुखज के समांतर प्रकाश गया, ये कहाँ से गया फोकस से जाएगा। मुखज के समांतर कोई प्रकाश रहता है कहाँ से गुजरता है फोकस से गुजरेगा, ठीक है। कहाँ से गुजरेगा ये फोकस से गुजरेगा, ठीक है। चलिए दूसरे प्रकाश को देखिए हम सी से भेजने का, सी यहाँ पर है का, यानी जब सी से होकर कैसे जाएगा वस्तु इसे जाएगा टकरा करके फिर सी से वापस लौट जाएगा, यानी सी से गया फिर सी से वापस चला गया। क्या बताइए इधर इन दोनों प्रकाश के किरणों को आगे बढ़ाएंगे तो कहीं काटेंगे एक दूसरे को नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा कहाँ पर काटेंगे अनंत पे, ये दूसरे से कहाँ पर मिलेंगे अनंत पर मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा अनंत पे। अब जब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो छोटा बनेगा नहीं, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। इसलिए जब वस्तु कहाँ पर रहता है फोकस पे रहता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है अनंत पे बनता है। और अनंत पे छोटा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। वो भी वास्तविक बनेगा, जब वास्तविक बनेगा तो कैसा हो जाएगा वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यानी वास्तविक तथा उल्टा, ये कौन सा कंडीशन हो गया पांचवा कंडीशन हो गया। छठवां कंडीशन देख लीजिए इधर, ठीक है। छठवां कंडीशन देखिए, अब तक तो फोकस पे ला दिए थे वस्तु को, अब फोकस और इधर कौन सी रहता है, इधर ध्रुव है ना, कहा रहता है दर्पण का ध्रुव। अब एफ और पी के बीच में, ठीक है। देखिए अब एफ और पी के बीच में वस्तु को लेकर रख दिए, वस्तु को यहीं पर रखें। एक देखिए मुखज के समांतर ऐसे प्रकाश गया तो टकराने के पश्चात कहाँ से गया ये फोकस से, ठीक है। टकराने के पश्चात कहाँ जाएगा ये फोकस से जाएगा, ठीक है। मुखज के समांतर गया तो फोकस होकर चला जाएगा। दूसरा प्रकाश देखिए सी से गया टकरा करके सी से वापस चला गया, ठीक है। ये कहीं आगे जाके मिल सकते हैं, ये तो अनंत पर भी नहीं मिलेगा। देखा दोनों एक दूसरे के समांतर थे तो ऐसा प्रतीत होता था आगे जाके मिलेंगे अनंत पे मिलेंगे, लेकिन है देखिए दोनों दो दिशा में जा रहे हैं, इधर जा रहा है इधर जा रहा, थोड़ा सा आगे चल के और दूर हो जाएंगे दोनों का, इधर मिलने की संभावना है तो नहीं है। तो अब देख लेते हैं इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएंगे इन दोनों प्रकाश के किरणों को, देखिए इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों दर्पण के पीछे यहीं पर एक दूसरे को काटेंगे, ठीक है, काटते हुए प्रतीत हो रही हैं। इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है दर्पण के पीछे, कहाँ बन जाता है दर्पण के पीछे। लेकिन ये प्रतिबिंब बना आभासी बना, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बना सीधा बना, जैसे वस्तु वैसा प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु जैसे वैसा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब कैसा बना सीधा बना और आभासी बना। लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई देखिए बड़ा है का वस्तु से, यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से बड़ा होता है, ठीक है। यानी इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, वस्तु की स्थिति कहाँ पर है पी और एफ के बीच में, ठीक है। वस्तु का आकार छोटा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार क्या है बड़ा है, ठीक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए अवतल दर्पण द्वारा टोटल के कंडीशन में प्रतिबिंब बनता है 6 कंडीशन में, 6 कंडीशन को हम लोग समझ लिए। आप लोग इसको यानी एक दो बार अपनी मर्जी से बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें से पेपर में पूछता है एक आध थोड़ा बनाने के लिए आ जाता है, ठीक है। कि वस्तु को यहाँ पर रखें तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा बड़ा बनेगा कैसा बनेगा, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। यानी इस अवतल दर्पण द्वारा देख रहे हैं प्रतिबिंब दो तरह से बन रहा है, ठीक है, आभासी भी बन रहा है और वास्तविक भी बन रहा है, ठीक है। देखे होंगे आप लोग 5 कंडीशन में प्रतिबिंब वास्तविक बना, लेकिन 6वें कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बना आभासी बना, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ये पेपर में ज्यादातर पूछता है, ठीक है। चलिए यानी अब तो हम लोग पढ़ लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, ठीक है। चलिए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कितने प्रकार से बनता है, यानी कितनी स्थितियों में प्रतिबिंब बनना संभव होता है, ठीक है। तो चलिए हेडिंग देख लीजिए, आप लोग पढ़ गया है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी उत्तल दर्पण द्वारा केवल 2 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है। कितने प्रकार से बनता है 2 प्रकार से बनता है, ठीक है। यानी केवल 2 तरह मतलब 2 जगह वस्तु को रख सकते हैं। पहला कहाँ पर रख सकते हैं, पहला वस्तु अनंत पे होगा,
ठीक है ना। पहला कंडीशन कहाँ रहेगा, वस्तु अनंत पर हो, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन ही रहेगा वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में कहीं पर भी रख दीजिए, ठीक है ना। यही दो कंडीशन खाली बनता है, किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में, ठीक है ना। चलिए दोनों कंडीशन में हम वस्तु को रख करके उसका प्रतिबिंब बनाना सीख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए फिगर पहला बना हुआ है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे है, ठीक है ना। इधर मान लीजिए कौन सी है, अनंत है। जब अनंत पे वस्तु है तो वस्तु बहुत बड़ा होगा, वस्तु कैसा होगा, बहुत बड़ा होगा। बहुत बड़ा वस्तु है तो वहां से प्रकाश निकल के आ रहा है, मान लीजिए देखिए प्रकाश वहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मुखज के समांतर है, मुखज है इसके समांतर प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना। अब मुखज के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है ना, उत्तल दर्पण से जब परावर्तित होती हैं तो कहां से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस। देखिए ये तो यहाँ से परावर्तन हुआ, ये तो इधर निकल गया, लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये कहां से, फोकस से होकर के जा रहा है। कहां से जा रहा है, फोकस से जाता हुआ प्रतीत होगा। उसी तरह अभी देखिए मुखज के समांतर आ रहा है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात इधर निकल गया, लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको तो यही लगेगा ना, ये प्रकाश कहां से जा रहा है, कहां से आ रहा है, फोकस से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कहां से होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, फोकस से। यानी इस प्रकाश को देखिए पीछे से बढ़ाए हैं, इसको भी पीछे बढ़ाएं, एक दूसरे को कहां काटता हुआ प्रतीत हो रही है, फोकस पे काट रही है। यानी परावर्तित किरणों को जब पीछे बढ़ाते हैं एक दूसरे को फोकस पे काटते हुए प्रतीत हो रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा, ठीक है। अच्छा बताइए यहाँ पर वास्तव में काट रही है, नहीं तो काटती हुई प्रतीत हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है। अब बताइए वस्तु बहुत बड़ा रहा होगा अनंत पे, लेकिन प्रतिबिंब देखिए छोटा सा बना, का एकदम छोटा सा बिंदु के जैसा प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग वस्तु की स्थिति, तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत पे है। प्रतिबिंब की स्थिति तो कहाँ पर है, फोकस पर है। कहाँ पर बना है, फोकस बिंदु पर। वस्तु का आकार बहुत बड़ा लेकिन प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, ठीक है। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा लिखेंगे, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। देखिए आभासी बन रहा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। एक बार वस्तु को देखिए कहाँ पर रख दिए हैं, अनंत पर रख दिए हैं। अब इसके बाद वस्तु को कहीं पर भी रखेंगे ना, प्रतिबिंब हमेशा जानते कहाँ बनेगा, यानी फोकस और पी के बीच में, ठीक है ना। कहाँ पर बनेगा, फोकस और दर्पण के बीच में हमेशा प्रतिबिंब बनेगा। कहीं पर भी वस्तु रख दीजिए अनंत को छोड़ करके, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, लेकिन अनंत को छोड़ करके, ठीक है, कहीं पर भी वस्तु रखेंगे, देखिए इधर कौन सी है, अनंत है, इधर कौन सी है, फोकस है, कौन सी, दर्पण का ध्रुव है। अब बताइए यहाँ द्वितीय कंडीशन इसलिए बन रहा है क्योंकि इसका तो फोकस उधर मिल गया, वक्रता केंद्र भी उधर मिल गया, दर्पण के कहाँ, पीछे मिला है। अच्छा बताइए का इधर तो वस्तु रखते हैं नहीं, कहाँ रखते हैं, सामने। सामने रखने के लिए द्वितीय कंडीशन है, या तो अनंत पे रखिए या तो अनंत और किसके, पी के बीच में कहीं पर भी रखिए। मान लीजिए इधर फोकस रहता वक्रता केंद्र रहता तब में कई कंडीशन बनता, इधर है ही नहीं, फोकस तो उधर चला गया, उधर तो वस्तु को रख नहीं सकते हैं, वक्रता केंद्र भी इधर नहीं है, उधर है, क्योंकि गोला इधर से बन रहा है ना, तो गोला इधर से बन रहा है तो वक्रता केंद्र भी इधर आएगा, फोकस बिंदु भी इधर आएगा, ठीक है। इसलिए इसमें क्या कंडीशन बनता है, दो कंडीशन, एक बार अनंत पे, एक बार अनंत और पी के बीच में कहीं पर भी वस्तु रखिए, ठीक है ना। देखिए अनंत इधर है, पी यहाँ, इसके बीच में एक वस्तु को हम रख दिए, ठीक है ना। यहाँ से एक प्रकाश ऐसे जा रहा है मुखज के समांतर, कैसे जा रहा है, मुखज के समांतर, ठीक है ना। अब मुखज के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखिए कहाँ से, फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत हुई, ठीक है। देखिए प्रकाश तो इधर निकल गया, लेकिन इसको जब पीछे बढ़ाएंगे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ये कहाँ से होकर के जा रहा है, किस बिंदु से, फोकस बिंदु से। पहला नियम यही कहता है। दूसरा नियम, एक नियम और हम लोग पढ़े हैं, यदि कोई प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग द्वारा वापस लौट जाती हैं। यानी कोई प्रकाश ऐसा प्रतीत हो रहा उत्तल दर्पण में किसी की ओर आ रहा है, लेकिन दर्पण से परावर्तन के पश्चात वही से वापस चला जाएगा, जिस रास्ते आया उसी रास्ते वापस चला जाएगा, ठीक है। देखिए सी से होकर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, कहाँ से जाएगा, सी से, लेकिन यहाँ से दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस लौट गया। इसको जब आगे बढ़ाए हैं, देखिए एक दूसरे को दोनों प्रकाश की किरणें यहीं काट रही हैं, कहा तो प्रतिबिंब यहीं पर बन गया। तो प्रतिबिंब किसके बीच में बना, पी और एफ के बीच में, यानी दर्पण और किसके, फोकस बिंदु के बीच में, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बना, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, देखिए प्रतिबिंब भी कैसा बना है, सीधा बना, लेकिन प्रतिबिंब का आकार देखिए वस्तु से क्या है, छोटा है। देखिए वस्तु इतना बड़ा है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे वस्तु की स्थिति, तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत और दर्पण के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति तो लिखेंगे दर्पण और फोकस बिंदु के बीच में। वस्तु का आकार बड़ा है, प्रतिबिंब का आकार
छोटा है, ठीक ना। इसमें लिखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा है, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, ठीक ना। यानी इन दोनों कंडीशन में आप लोग देखे होंगे, ठीक ना, जो प्रतिबिंब बन रहा है कैसा बन रहा है, आभासी, ठीक ना। यानी उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो प्रतिबिंब को हमेशा कैसा बनाएगा, आभासी। आभासी रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, ये सीधा, ठीक ना। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा वह कौन सा दर्पण है जो प्रतिबिंब को हमेशा आभासी और सीधा बनाता है, तो उत्तल दर्पण। ये भी पूछ सकता है। इसमें देखिए दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बना का, वस्तु कितना बड़ा रहा है, प्रतिबिंब हमेशा कैसे बनता है, छोटा। तो वह कौन सा दर्पण है जो प्रतिबिंब को छोटा बनाने का काम करता है, तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में देखे थे प्रतिबिंब छोटा भी बन सकता था, बड़ा भी बन सकता था, यानी छोटा भी बनता था, बड़ा भी बनता था, वहाँ वास्तविक भी बनता था, आभासी भी बनता था। लेकिन इसमें नहीं, इसमें कोई वास्तविक प्रतिबिंब बना है नहीं बना है। इसमें हमेशा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा और तथा सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा, हमेशा का हमेशा प्रतिबिंब, ठीक है। अब कहीं पर भी इधर वस्तु को रख लीजिए, यहाँ रखिए, यहाँ कहीं पर भी रखिए, हमेशा P और F के बीच में प्रतिबिंब आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब भी बनाना हम लोग सीख लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उत्तल तथा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ से पेपर में आता है, ठीक है, यानी यहाँ से 2 नंबर का पेपर में पूछ देता है उत्तल तथा अवतल दर्पण के दो उपयोग लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि उत्तल तथा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं उत्तल तथा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग, फिर पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। यानी अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग टार्च तथा सर्च लाइट में करते हैं। टार्च यानी आप लोग के वहाँ टार्च जो भी होगा उस टार्च के अंदर किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग। क्यों अवतल दर्पण का ये प्रयोग होता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना वो प्रकाश के किरणों को सीधा भेजता है। कैसे भेजेगा, एकदम सीधा, परावर्तन के पश्चात एकदम सीधा सीधा भेजेगा, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण में हम लोग एक कंडीशन पढ़े थे कि मुख यानी फोकस से कोई प्रकाश किरण आ रही है, दर्पण से पड़ेगी तो सीधा मुखज के समांतर निकल जाएगी। टार्च का काम यही होता है ना, यानी किसी चीज को ढूंढने के लिए या फिर दूर की वस्तु देखने के लिए अंधेरे में टार्च का प्रयोग करते हैं। टार्च में देखे होंगे प्रकाश सीधा जाता है, तो सीधा भेजने का काम कौन करता है, अवतल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण तो प्रकाश को बिखेर देता है, ठीक है। इसलिए टार्च में हम लोग किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, ठीक है, उत्तल दर्पण का नहीं, ठीक है। उसी तरह सर्च लाइट में भी, ठीक है, टार्च की तरह एक सर्च लाइट भी होता है जो, ठीक है, जिसके अंदर किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग ये होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग कोई भी वाहन रहता है ना, वाहन का जो हेडलाइट रहता है, ठीक है, वाहनों के हेडलाइट में भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण प्रकाश को सीधा भेजता है। आप लोग देखे होंगे कोई भी वाहन रहता है उसका प्रकाश सीधा दूर तक जाता है ना, क्यों, क्योंकि उसमें कौन सा दर्पण लगा हुआ है, अवतल दर्पण लगा है, ठीक है। कहीं उसमें उत्तल दर्पण लगा देंगे तो प्रकाश कुछ ही दूर तक भेजेगा, ठीक है। क्योंकि हमको रात में चलना रहता है वाहन से, तो प्रकाश दूर तक जाएगा तभी तो मार्ग दिखाई देगा अच्छे से, इसलिए उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है। तीसरा उपयोग वो अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, यानी जहां पर भी दाढ़ी उड़ी बनाया जाता है, ठीक है, शेविंग करने में, ठीक है, यानी अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, जो भी सैलून रहता है, सैलून में जहां शेविंग वेविंग होता है वहां पर भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। लिख सकते हैं हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए अवतल दर्पण का उपयोग एक जगह और किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है, ठीक है। यानी सौर भट्टी में क्यों किया जाता है, जिसे मान लीजिए सूर्य की ऊर्जा को, जिसको बोलते हैं सौर ऊर्जा को, ठीक है, सौर भट्टी में एक स्थान पे केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। भले बहुत सारी प्रकाश किरणें मुखज के समांतर आती हैं तो एक ही स्थान पे क्या कर देता है, इकट्ठा कर देता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। इसलिए सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पे केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ और किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर द्वारा, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा, ठीक है, आंख नाक कान गले के उपचार में भी किया जाता है, ठीक है। कैसे, आप लोग जब अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखे होंगे उसमें 6वां कंडीशन में ही
पढ़े होंगे, छठवां कंडीशन में प्रतिबिंब बनाए होंगे, वस्तु छोटा था प्रतिबिंब बड़ा बना होगा आभासी। अब मान लीजिए आपके आंखों में कुछ पड़ गया, कुछ धंस गया, उसको देखने के लिए ठीक है आप लोग देखेंगे डॉक्टर एक यंत्र का प्रयोग करेगा, आंख से लगा करके चश्मे की तरह रहता है उसको देखेगा, ठीक है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें दर्पण नहीं लगा रहता, लेंस उनसे लगा रहता है। लेकिन जैसे मान लीजिए आप कभी समझ लीजिए, हाँ आप कभी दांत उत के इलाज करवाने गए होंगे, ठीक है, दांत उत आप लोग का मान लीजिए खराब हुआ होगा, उसमें एक चम्मच की तरह एक यंत्र आता है, किसकी तरह, चम्मच की तरह। उस चम्मच की तरह यंत्र में आप लोग देखे होंगे छोटा सा दर्पण लगा रहता है। तो उस दर्पण में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण, ठीक है। उस चम्मच क्या करता है डॉक्टर, आपके मुंह में डाल करके जो भी दांत खराब रहता है उसके पास ले जाता है, तो दांत उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, ठीक है, दांत का होता है बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है। उसी तरह मान लीजिए आपके गले में कुछ धंस उस गया है, ठीक है, गले में कुछ धंस गया, तो उसको मान लीजिए कोई चम्मच अंदर डालेगा, ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा रहता है, अंदर डालेगा तो उसको बड़ा करके दिखा देता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। उसी तरह आपकी आंखों में कुछ धंस गया, उससे देख लेगा तो बड़ा करके दिखा दे देगा, ठीक है। तो इस तरह डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, कान मतलब गले इत्यादि के इलाज में भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अवतल दर्पण का प्रयोग एक जगह और करते हैं, यानी आप लोग देखोगे जो टेबल लैंप होता है, ठीक है, टेबल लैंप के शेडो में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया करते हैं। क्यों, क्योंकि टेबल लैंप जो होता है वो प्रकाश को फैलाता नहीं बल्कि टेबल पर ही, जितना दूर टेबल खाली उतने दूर फोकसित करता है, ठीक है, यानी सीधे भेजता है। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, टेबल लैंप के शेडो में भी किया जाता है, ठीक है। जो कुछ भी हम आपको बताएं सब देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण का सबसे पहला प्रयोग करते हैं हम लोग वाहनों के, ठीक है, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर मतलब यानी आप लोग देखोगे कोई भी वाहन रहता है उसके बगल बगल में दो ठो शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण रहता है, तो उत्तल दर्पण। क्यों उत्तल दर्पण इसलिए लगाते हैं ताकि पीछे की वस्तुओं का प्रतिबिंब बना करके दिखा सके। उसमें उत्तल दर्पण ही क्यों लगाते हैं, अवतल क्यों नहीं लगाते हैं, तो उत्तल दर्पण का एक कंडीशन हम लोग ये भी जानते हैं, ठीक है ना। उत्तल दर्पण की एक विशेषता ये भी जानते हैं, वो हमेशा प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। अब चूंकि मान लीजिए आपका जो वाहन है, बाइक एक है, उसके पीछे तो बहुत सारी वस्तुएं रहती हैं, बहुत सारा वाहन आता रहता है, ठीक है। अब उस वाहन को उस शीशे में देखने के लिए वाहन तो बड़ा रहेगा, अब प्रतिबिंब हमको छोटा देखना है, तो प्रतिबिंब छोटा करके दिखाता है कौन है, तो उत्तल दर्पण। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया करते हैं। एक रीजन और है उत्तल दर्पण लगाने का, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब कैसे बनाता है, सीधा बनाता है, इसलिए प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देता है। क्या पता उसमें अवतल दर्पण लगा देते हैं, प्रतिबिंब को क्या कर देगा, वो उल्टा बना देगा, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ये अवतल लगाएंगे प्रतिबिंब उल्टा बन जाएगा, जो पीछे से जो भी गाड़ी आएगा वो आपको उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, मतलब उसका पहिया ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, ड्राइवर नीचे दिखाई देगा, इस तरह से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग। वही लिखे देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दृश्य यानी पीछे की वस्तुओं को दृश्य देखने, पीछे की का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग एक जगह और करते हैं, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग आप लोग देखे होंगे आपके गली मोहल्ले में जो कुछ भी लाइट वाइट लगा रहता है, पोल पर जो लाइट लगा रहता है, उस लाइट में भी किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्यों, क्योंकि वो लाइट आप लोग देखे होंगे दूर तक फोकसित नहीं करता है, बल्कि कुछ ही दूर में क्या करता है, प्रकाश को फैला करके भेजता है। अब प्रकाश को फैलाने का काम कौन करता है, उत्तल दर्पण। इसलिए तो इसको अपसारी दर्पण बोलते हैं। तो इसलिए आपके स्ट्रीट यानी आपके गलियों में जो लैंप लगा रहता है पोल पर, उसके परावर्तक पृष्ठ के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण, ताकि प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। इस तरह से देखिए अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग यहाँ करते हैं, मान ली कोई भी बड़ा सा वस्तु है उसको छोटा करके देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण का, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमेशा प्रतिबिंब को क्या करता है, छोटा करके दिखाता है। कितना बड़ा वस्तु ला दीजिए प्रतिबिंब को छोटा कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बड़े वस्तु को छोटा देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का, ठीक है। और छोटे वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोग अवतल तथा उत्तल दर्पण का प्रयोग भी सीख लिए।
तो चलिए अब गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। यानी प्रतिबिंब की दूरी कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, वस्तु की दूरी माइनस कैसे होता है, ठीक है। इन सबको हम लोग सीख लेते हैं कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्लस होती है कि माइनस होती है, ठीक है। इसको सीखने के लिए हम लोग चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं चतुर्थांश के बारे में, ठीक है। चतुर्थांश में देखिए क्या होता है, यानी एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक दर्पण बना, इस दर्पण का नाम कौन सी है, अवतल दर्पण। इधर कौन सा दर्पण बना है, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अब इस अवतल दर्पण में देखिए हम एक चतुर्थांश खींच लिए, कौन सी है, चतुर्थांश, ठीक है। हाई पूरा एक्स अक्ष होता है, पूरा वाई अक्ष होता है, ठीक है। ये दो भागों में बटा है, एक्स अक्ष है, एक्स डैश अक्ष है, इसको माइनस एक्स अक्ष भी लिख सकते हैं। हाई वाई अक्ष है, ठीक है, हाई वाई डैश अक्ष है, इसको माइनस वाई अक्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है। चतुर्थांश में यही होता है ना, यानी इधर की दूरी प्लस होती है, इधर की दूरी माइनस होती है, फिर ऊपर की दूरी प्लस होती है, नीचे की दूरी माइनस होती है। बस इतना आपको पता है, समझ लीजिए। आप सब कुछ पता कर लेंगे, कब प्लस होगा कब माइनस होगा, यानी प्रतिबिंब कब प्लस बनेगा, प्रतिबिंब कब माइनस होगा, किसका फोकस दूरी प्लस होगा, किसका फोकस दूरी माइनस होगा, ठीक। तो ध्यान से सुनिएगा, यानी बस इतना पता कर होना चाहिए, इधर की दूरी प्लस, इधर की दूरी माइनस, ऊपर की दूरी प्लस, नीचे की दूरी क्या होती है, माइनस, ठीक है। अब देख लीजिए, हाई कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी इधर मिली, इधर मिली, इधर मिली है ना, तो देखिए फोकस दूरी यही है ना, तो इधर की दूरी क्या होती है, माइनस, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, याद रख लीजिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होगा, ठीक है, पहला चीज। अच्छा, दूसरा चीज देखेंगे, वस्तु की दूरी प्लस होगा माइनस होगा। तो वस्तु बताइए इधर रखा रहता है दर्पण से कि दर्पण के पहले रखा रहता है, तो दर्पण के पहले रखा रहता है ना, तो दर्पण से पहले की दूरी क्या होती है, तो माइनस होता है, तो इसलिए वस्तु की दूरी भी क्या हो जाएगी, माइनस, ठीक है। यानी फोकस दूरी भी माइनस, वस्तु की दूरी भी इसमें क्या हो गई, माइनस हो गई, ठीक है। अब देखिए, मान ली वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई रखेंगे, वस्तु ऊपर की ओर रखेंगे ना, ऐसा सीधा वस्तु ऊपर की ओर रहेगा ना, तो ऊपर की दूरी क्या होती है, प्लस होती है, तो वस्तु की लंबाई हमेशा किस में रहेगा, प्लस में। अब प्रतिबिंब मान लीजिए ऊपर बनेगा प्लस और नीचे की तरफ बनेगा तो माइनस, ठीक, क्योंकि अवतल दर्पण में दोनों तरफ से प्रतिबिंब बनता है। आप लोग देखेंगे अवतल दर्पण का छठा कंडीशन में प्रतिबिंब इधर बना था आभासी, तो ऊपर की ओर बना था प्लस, लेकिन 5 कंडीशन में नीचे की ओर बना था, क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग चतुर्थांश का प्रयोग करके आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कब प्लस होगा कब माइनस होगा, किसकी फोकस दूरी प्लस होगी, किसकी क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ऊपर की दूरी प्लस, इधर की दूरी माइनस, नीचे की दूरी माइनस, इधर की दूरी माइनस। उसी तरह देखिए, यहाँ नीचे की दूरी तो माइनस होती है, लेकिन ऊपर की दूरी प्लस, इधर कोई दूरी रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यानी इधर कोई दूरी रहेगा वो भी क्या होगा, प्लस। 21 दर्पण के लिए अवतल दर्पण। इधर देखिए उत्तल दर्पण में भी वही चतुर्थांश बनाया है, इधर की दूरी प्लस होती है, माइनस होता है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। हाई एक्स डैश हो, सॉरी हाई एक्स अक्ष होगा, हाई एक्स डैश होगा, हाई वाई अक्ष होगा, हाई वाई डैश हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उधर मिली है क्या, देखिए, क्योंकि इधर से वृत्त बन रहा है, ठीक है, गोला इधर से बन रहा है, तो फोकस भी इधर मिलेगा, तो इधर की दूरी क्या होती है, प्लस, इधर देखिए क्या मिला था, माइनस, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस। याद रख लीजिए, सवाल लगाने में काम आएगा, ठीक है। यानी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो गई, प्लस, लेकिन इसमें भी वस्तु को रखेंगे दर्पण से पहले रखेंगे ना, लेकिन पहले की दूरी क्या होती है, माइनस होती है, यानी वस्तु की दूरी इसमें भी माइनस, वस्तु की दूरी इसमें भी माइनस। प्रतिबिंब की दूरी देख लेते हैं। प्रतिबिंब बताइए उत्तल दर्पण में इधर बनता, नहीं इधर बनता, आभासी और सीधा। और जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो ऊपर की ओर बनेगा और दाहिनी ओर बनेगा, इधर की दूरी प्लस होती है, क्या पूरा, इधर का है पूरा प्लस है, इसलिए उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या बनेगा, प्लस बनेगा, ठीक है। किधर कैसा होगा, प्लस, यानी प्रतिबिंब v का मान हमेशा प्लस होगा, लेकिन वस्तु u का मान हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। यानी इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है खाली, ठीक है। पहले दोनों वस्तु की दूरी दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। इसमें देखिए प्रतिबिंब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, लेकिन इसमें प्रतिबिंब हमेशा कैसा आएगा, प्लस आएगा, हमेशा कैसा आएगा, प्लस। इसकी फोकस दूरी माइनस, इसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है, ठीक है। यानी आप लोग चतुर्थांश लगा कर पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बताइए वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर रहेगा प्लस, अब प्रतिबिंब बताइए, प्रतिबिंब भी इसमें ऊपर की ओर बनता है, आभासी तथा सीधा बनता है ना, तो इसलिए प्रतिबिंब की लंबाई भी इसमें क्या हो जाएगा, प्लस आएगा। लेकिन इसमें देखिए प्रतिबिंब की लंबाई प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग चिन्ह को भी पता कर लेते हैं, यानी वस्तु की दूरी कब प्लस होगा कब माइनस, वस्तु की दूरी वैसे माइनस नहीं होता है, प्रतिबिंब की दूरी कब प्लस होगा कब माइनस होगा, ठीक है। यानी वस्तु तो हमेशा माइनस होता है, प्लस नहीं होता है, ठीक है। फोकस दूरी कैसे प्लस और माइनस होता है इसको आप लोग समझ लिए होंगे। यदि फोकस दूरी पहले मिला है तो माइनस,
इधर इसमें देखिए बाद में मिला तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोग इन चिन्ह परिपाटी को भी अच्छे से आप लोग समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन। उसके बाद हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब गोली दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध देख लेते हैं, यानी गोली दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक, हम जानते हैं फोकस दूरी को F से दर्शाते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से दर्शाते हैं, ठीक ना। तो गोली दर्पण का जो फोकस दूरी होता है ना, उसके वक्रता त्रिज्या के आधा होता है, यानी किसी भी गोली दर्पण का फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। देखिए वही रिलेशन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यानी गोली दर्पण की फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी। यदि किसी दर्पण का वक्रता त्रिज्या मान लीजिए 10 है तो फोकस दूरी का नाम हो जाएगा 5, आधा। यदि वक्रता त्रिज्या 20 है तो फोकस दूरी का नाम हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी F जो होता है फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या का आधा, आधा मतलब 1/2, यानी F बराबर फार्मूला मिल गया R/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा हो गया, ठीक है। अच्छा 2 को इधर भेज देंगे तो वक्रता त्रिज्या फोकस का दुगुना हो जाएगा का, देखिए R बराबर कितना हो गया 2F, ये भी सही हुआ, ठीक है। यानी किसी भी गोली दर्पण का जो वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दोगुना होता है, या फिर फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा। दो तरह से लिख सकते हैं, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है, ठीक है ना। ई का होता है संबंध किसमें, फोकस दूरी के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, F बराबर R/2, ठीक है। यानी इस फार्मूले का प्रयोग हम लोग जब सवाल यानी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब करेंगे। यानी क्या देगा, किसी भी गोली दर्पण यानी चाहे उत्तल रहेगा चाहे अवतल रहेगा, उसका वक्रता त्रिज्या दे दिया 30 सेंटीमीटर, फोकस दूरी नहीं देगा तो हम लोग निकाल लेंगे 30 का आधा कर लेंगे 15, फोकस दूरी का हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग वक्रता त्रिज्या दिया रहेगा तो फोकस दूरी भी निकाल लेंगे, ठीक है। किस फार्मूले से, F बराबर R/2 से, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं कौन सा, दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र यानी इस फार्मूले से आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा पक्का आपके पेपर में, ठीक है। चलिए दर्पण सूत्र क्या कहता है, 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, चाहे U प्लस V करिए चाहे V प्लस U, दोनों सही है, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए F से आप लोग जानते हैं फोकस दूरी होता है, यानी F का होता है फोकस दूरी, U का होता है वस्तु की दूरी, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु कितना दूरी पर रखा है उसको किससे दर्शाएंगे, U से। V का होता है प्रतिबिंब की दूरी, यानी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, उसको दर्शाएंगे किससे, V से, ठीक है। यानी 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, जहां F क्या है फोकस दूरी है, F क्या है फोकस दूरी है, U का है वस्तु की दूरी है और V क्या है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो इस फार्मूले को हम लोग बोलते हैं कौन सी, दर्पण सूत्र, ठीक है। अब बताइए इस फार्मूले को हम लोग सत्यापन भी कर सकते हैं, इसको निगमन भी कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया, यानी सत्यापित करने के लिए निकाल दिया गया, इसलिए इसको हम सत्यापन नहीं करेंगे, बस काम का चीज पढ़ेंगे जो मतलब जो पेपर में आएगा, ठीक है। इस फार्मूले पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस पर भी और इस पर भी, इसलिए इन दोनों फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा। F बराबर R/2 और दूसरा फार्मूला दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। F क्या होता है फोकस दूरी, U का होता है वस्तु की दूरी, V का होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इस परावर्तन वाले चैप्टर का लास्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, सत्यापन नहीं करेंगे, बस काम का चीज पढ़ेंगे जो मतलब जो पेपर में आएगा, ठीक है। इस फार्मूले पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस पर भी और इस पर भी, इसलिए इन दोनों फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा। F बराबर R/2 और दूसरा फार्मूला दर्पण सूत्र 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V। F क्या होता है फोकस दूरी, U का होता है वस्तु की दूरी, V का होता है प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इस परावर्तन वाले चैप्टर का लास्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा करके उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, यानी रेखीय आवर्धन क्या होता है, ठीक है। तो रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गया। रेखीय आवर्धन मतलब होता क्या है इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। रेखीय आवर्धन यानी आवर्धन मतलब यही होता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु की तुलना में कितना छोटा बना है या फिर कितना बड़ा बना है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी, रेखीय
आवर्धन, ठीक है। रेखीय आवर्धन कुछ नहीं होता है बल्कि जो हमारा प्रतिबिंब बना रहेगा और जो वस्तु रहेगा दोनों का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों का अनुपात निकालेंगे ना, उसी को बोलेंगे हम लोग कौन सी, रेखीय आवर्धन, ठीक है। और रेखीय आवर्धन को हम लोग दर्शाते हैं किससे, m से, क्योंकि m फॉर होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब होता है आवर्धन, इसलिए इसको हम दर्शाएंगे किससे, m से। रेखीय आवर्धन, आवर्धन का मतलब यही होता है, आवर्धित मतलब बड़ा, ठीक है ना। रेखीय आवर्धन में हम लोग यही पढ़ेंगे वस्तु जो है, सॉरी प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है, ये कौन सी बताएगा, आवर्धन बना है। आवर्धन हमको बताएगा कि जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा है या फिर बड़ा है, ठीक है। यहाँ देखिए परिभाषा लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी रेखीय आवर्धन m बराबर कौन सी, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यदि प्रतिबिंब की लंबाई को हम h डैश मान रहे हैं, वस्तु की लंबाई को क्या मान रहे हैं, h मान रहे हैं, तो हमारा फार्मूला हो जाएगा रेखीय आवर्धन m बराबर h डैश बटे h। इसी को एक तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी प्रतिबिंब की लंबाई को हम लोग v से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, v से, और वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, u से, ठीक है। यहाँ से यानी जब हमको मान लीजिए वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई न दिया रहे बल्कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहे, तब पर भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेखीय आवर्धन। किस फार्मूले से, m बराबर माइनस v बटे u, ठीक है, माइनस v बटे u, यही होता है m बराबर h डैश बटे h, दोनों के बराबर होता है। यानी m h डैश बटे h के बराबर भी होता है, m माइनस v बटे u के बराबर भी होता है, इसलिए हम तीनों को बराबर कर दिए m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस v बटे u। इस फार्मूले का भी हम लोग प्रयोग करेंगे कब, जब सवाल को लगाएंगे तब। यानी रेखीय आवर्धन हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हमको वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दिया रहेगा उससे भी निकाल लेंगे, या फिर वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा उससे भी हम लोग रेखीय आवर्धन निकालेंगे, ठीक है। चलिए रेखीय आवर्धन मतलब आप लोग समझ गए कि वस्तु कितना छोटा बना है कि बड़ा बना है, ठीक। अब कब छोटा बनता है प्रतिबिंब, कब बड़ा बनता है, वो भी बताता है कौन, रेखीय आवर्धन। यदि रेखीय आवर्धन का मान, ठीक, 1 से छोटा मिल गया, मान लीजिए रेखीय आवर्धन का मान मिल गया 0.07 मिल गया, 0.5 मिल गया, यानी 1 से कम रहेगा तो प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनेगा। यानी m का मान, रेखीय आवर्धन का मान 1 से कम तो प्रतिबिंब छोटा, यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 से बड़ा, 1 से ज्यादा प्रतिबिंब बड़ा। यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 मिल गया तो वस्तु और प्रतिबिंब दोनों बराबर होंगे, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा, ठीक। वही देखिए यहाँ पर लिखे भी हैं, यदि आवर्धन का मान 1 हो जाएगा तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर हो जाएगा। यदि रेखीय आवर्धन का मान 1 से बड़ा हो जाएगा तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा हो गया। यदि रेखीय आवर्धन का मान क्या हो गया, 1 से छोटा हो गया तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा हो गया, ठीक है। इसको और अच्छे से समझिए, हम कह दिए यदि रेखीय आवर्धन का मान मिल गया 3 मिल गया, ठीक है। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा ना वस्तु का 3 गुना बनेगा, क्या गुना, 3 गुना बड़ा बनेगा, ठीक है। यदि रेखीय आवर्धन का मान मान लीजिए 5 मिल गया, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का 5 गुना बनेगा। यदि मान लीजिए रेखीय आवर्धन का मान 0.5 मिल गया, इसका मतलब जो वह प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का आधा बनेगा, 0.5 का मतलब होता है आधा होता है ना, यानी आधा बनेगा। यदि मान लीजिए जो प्रतिबिंब है, ठीक है, सॉरी जो रेखीय आवर्धन है उसका मान मान लीजिए आ गया कितना, 0.2 आ गया मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, 0.2 का मतलब ये होता है, ठीक है, हम जानते हैं 0.2 एक आ गया, किसका मान हो गया, m का मान। देखेंगे 0.2 कितना पे आया है, 1 पे, यानी 1 से इसका कंपेयर करेंगे, किससे, किसका कंपेयर करेंगे, 1 से, कि 1 का क्या गुना है, यानी 1/2 गुना है कि 1 तिहाई है कि 1 चौथाई है कि कौन सी है, उस हिसाब से हम लोग पता करेंगे कि हाँ प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। जैसे मान लीजिए 0.2 को ना लीजिए, 0.5 को लेकर के समझ लीजिए, 0.5 आ गया, ठीक ना, 0.5। यदि इसको आप लोग भिन्न में बदलना चाहते हैं तो 5/10 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, 5 × 5 5 × 10, 1/2 आ गया का, ठीक ना। इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, क्या होता है, आधा होता है। यानी जब रेखीय आवर्धन m का मान 0.5 आएगा उसका मतलब आधा, प्रतिबिंब का बनेगा हाफ बनेगा, ठीक है, यानी आधा गुना। मान लीजिए 10 मीटर का वस्तु है, प्रतिबिंब 5 मीटर बनेगा, 20 मीटर का वस्तु है, प्रतिबिंब 10 मीटर का बनेगा। कब, जब 0.5 मिलेगा आवर्धन तब, ठीक है। तो आवर्धन का मतलब यही होता है कि प्रतिबिंब कितना छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेखीय आवर्धन किस फार्मूले से, h डैश बटे h, या फिर m बराबर -v बटे u वाले फार्मूले से। इसको जरूर याद रख लीजिएगा, आवर्धन 1 तो वस्तु और प्रतिबिंब बराबर, 1 से ज्यादा तो प्रतिबिंब बड़ा, 1 से कम तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, ठीक है। इस तरह से हम लोग का रेखीय आवर्धन भी समाप्त हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग का पूरा परावर्तन समाप्त हो गया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सी, प्रकाश का अपवर्तन।